हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। सर लास्ट क्लास में हम लोगों ने चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम और कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग की क्लासेस करी थी। आज हम लोग जो है वो पढ़ने वाले हैं क्या, कुछ एडिशनल टॉपिक। लास्ट क्लास में 6 चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग कुछ एडिशनल टॉपिक पढ़ने वाले हैं टीचिंग के। तो सर वो क्या है, कुछ फिलॉसफीज ऑफ टीचिंग है। नहीं, फिलॉसफीज मतलब सर अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से टीचिंग को कहा है कि भाई साहब ऐसी भी हमारी टीचिंग हो सकती है। आइए उसकी चर्चा हम क्लास में करते हैं। देखिएगा जी, फिलोसफी टीचिंग। सर इसको पढ़ने से पहले ना कुछ कुछ हमने लिख रखा है ताकि आपको और इजी तरीके से समझ में आ जाए। आइए चलते हैं नोट्स पे, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे बुक्स। तो क्योंकि नोट्स है तो सब कुछ है। आइए देखिएगा जी ध्यान से। चलिए क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा कि बोल रहा है भाई फिलोसफीज ऑफ टीचिंग, जिसमें क्या बोला एजुकेशन प्रोसेस को बेसिकली जो हमारा एजुकेशन प्रोसेस है, ठीक है वो तीन चीजों पर डिसाइड करता है, तीन बेसिस है उसके। ठीक है, क्या क्या? फर्स्ट इज वाई, सेकेंड इज हाउ एंड थर्ड इज व्हाट। किस पे? वाई, हाउ एंड व्हाट। सर ये लाइफ के भी डिसीजन है, ये लाइफ के भी तीन चीजें हैं। कुछ भी करने जाओ, अगर आपके ये तीन चीज क्लियर है ना, फिर आपको कहीं किसी तरह का कोई परेशानी, कोई डाउट कुछ भी नहीं आएगा। कितनी भी मुश्किलें आएंगी आप आराम से करते चले जाओगे। तो फर्स्ट इज वाई, क्यों। जैसे आप नेट का एग्जाम निकाला, आपका क्यों क्लियर है ना, तो आप ये कभी मत नहीं सोचोगे कि भाई 10 घंटा पढ़ना है, 8 घंटा पढ़ना है, 12 घंटा पढ़ना है, कितना घंटा पढ़ना है। यही सोचोगे कि बस मुझे निकालना और उसके लिए पढ़ना ही पढ़ना है। दैट इज कॉल्ड वाई। वाई क्लियर बहुत होना चाहिए, लाइफ को लेकर या वाइफ को लेकर, आई मीन सभी चीज को लेकर। ठीक है, वाई क्लियर होना चाहिए। दूसरा क्या? हाउ, कैसे। जब आपको ये क्लियर है कि क्यों, फिर कैसे, और देन फिर क्या, ये तीनों का क्लियरेंस होना चाहिए। तो एजुकेशन के टर्म में वाई का आंसर दिया है फिलोसफी ने। वाई का आंसर किसने दिया है? फिलोसफी ने। और हाउ डिसाइड किया गया है साइकोलॉजी के द्वारा, और व्हाट डिसाइड किया गया है सोशल नीड के द्वारा। क्लियर है बात? हाँ जी। तो तीन बेसिस एजुकेशन प्रोसेस का। पहला क्या? वाई, जिसमें आंसर किया है फिलोसफी ने, और हाउ कौन डिसाइड किया गया? साइकोलॉजी के द्वारा, और व्हाट डिसाइड किया गया है? सोशल नीड के द्वारा। क्लियर है बात? जी सर। अब इसलिए एजुकेशन को तीन बेसिस पे डिवाइड किया जा सकता है, फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल। तो हम आज जो चर्चा करने वाले वो है फिलोसफी की, फिलोसफी ऑफ टीचिंग की। क्लियर है बात? हाँ जी सर। तो सबसे पहला फिलोसफी है जिसको आइडियलिज्म कहा गया है, आदर्शवाद कहा गया है। क्या कहा गया है? आदर्शवाद। जिस जो जो बोलता है भाई साहब कहां से डिराइव होते हैं, तो बोलता है डिराइव फ्रॉम आइडियाज, माइंड से, सेल्फ से, खुद से। जो बेसिकली क्या है? स्पिरिचुअलिज्म है, जिसको बहुत सारे लोग ने बोला उन्होंने बोला कि भगवान ही सब कुछ है। ठीक है, जो स्पिरिचुअल चीजें हैं वही सब कुछ है, और इसी को आदर्शवाद कहा गया। देखिएगा क्या बोल रहा है? डिराइव फ्रॉम द आइडियाज विच इज एक्चुअली स्पिरिचुअलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म सब कुछ है, मींस गॉड इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, लाइक नॉलेज, स्पिरिट, सब कुछ भगवान का है। नहीं, तो आदर्शवाद ने क्या बोला सब कुछ डिवोशन है, सब कुछ स्पिरिचुअलिज्म है। क्लियर बात? हाँ जी सर। और इसके जो प्रोपोनेंट्स थे, सभी लोगों ने अलग अलग तरीके से कहा है। तो जो आइडियलिज्म के प्रोपोनेंट थे वो फ्रोबेल, कांट, प्लेटो, स्वामी दयानंद, विवेकानंद और श्री अरबिंदो, ये सारे जो लोग हैं इसके प्रोपोनेंट्स थे। उन्होंने स्पिरिचुअलिज्म को सबसे पहले माना है, जिसको आदर्शवाद कहा गया है। क्लियर बात? अब दूसरा जो फिलॉसफी है वो है नेचुरलिज्म की। नेचुरलिज्म को प्रकृतिवाद कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रकृतिवाद कहा गया है। ये जस्ट कॉन्ट्रारी है आइडियलिज्म का, मतलब अपोजिट। बोला भाई साहब ऐसा कुछ नहीं, भगवान कुछ नहीं होते, स्पिरिचुअलिज्म कुछ नहीं होते, जो नेचर ने दिया है ना वही सब कुछ है। तो क्या बोला? कॉन्ट्रारी ऑफ आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म बिलीव दैट नेचर अलोन रिप्रेजेंट द एंटायर रियलिटी, ह्यूमन लाइफ इज अ पार्ट ऑफ नेचर। प्रकृति ही सब कुछ है। इन्होंने एक ही बात बोला क्या? प्रकृति ही सब कुछ है। क्लियर है बात? जी सर। और इसके प्रोपोनेंट कौन थे सर? सबसे पहला टैगोर, दूसरा रोसे और तीसरा हार्बर्ट। ये तीन इसके प्रोपोनेंट थे। अब चलिए नेक्स्ट, तीसरा फिलोसफी क्या है? तीसरे को बोलते हैं प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है व्यवहारवाद। ठीक है, देखिए बेसिकली इसको बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने वाला। व्यवहारवाद, जैसा व्यवहार वैसा आपका ये। ठीक है,
अब आ जाइए ग्रीक वर्ड, देखिए सबसे पहले प्रैग्मेटिज्म कहां से है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रैक्टिस और एक्शन, या फिर किसको कह सकते हैं क्या, लर्निंग बाय डूइंग, करते हुए सीखना। नहीं तो देखिए ये फोकस करता है, फोकस ऑन एक्टिविटी और डूइंग प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे मोर फोकस करता है। बोल रहा है एक्सपीरियंस करके इस सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। और इनके प्रोपोनेंट थे जॉन डिवे और किलपैट्रिक। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, प्रैग्मेटिज्म इज लर्निंग बाय डूइंग, एनीथिंग दैट इज प्रैक्टिसिंग इज कॉल्ड प्रैग्मेटिज्म। क्लियर है बात जी सर। अब उसके बाद है कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं रचनात्मकवाद। तो रचनात्मकवाद होता है जो लर्नर कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज को। तो इसके जो प्रोपोनेंट्स है जीन पियागेट और जेएस ब्रूनर है। नहीं हाँ जी सर। और उसके बाद है ह्यूमनिज्म, मानवतावाद। मानवतावाद मतलब क्या बोला, द फॉर्म ऑफ लर्निंग इज डिपेंड ऑन द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इट बिलीव इन द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बींग्स। तो मानवतावाद मानव कल्याण की बात करता है। क्लियर है बात हाँ जी सर, ह्यूमन की। तो सेल्फ लर्निंग, सेल्फ क्या बोला, फॉर्म लर्निंग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करता है। नहीं जी। तो मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी में सबसे लास्ट में क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी है। और कार्ल रोगर और एच मास्लो, ये दोनों ने इनको दिया है। अब रैशनलिज्म बोला जाता है तर्कवाद, दिमाग वाला, माइंड से रिलेटेड। देखिए माइंड से रिलेटेड है, बोलता है बहुत कम तरीका है हमारे कॉन्सेप्ट, बहुत तरीका है हमारे कॉन्सेप्ट्स को, नॉलेज को खुद से गेन करने का। तो अलग अलग तरीके से हम नॉलेज गेन कर सकते हैं। इसको दिया है रेने डिस्कार्ट ने। ठीक है, उसके बाद है एम्पिरिसिज्म, इसको बोलते हैं अनुभववाद। ठीक है, जो सॉरी जो एक्सपीरियंस के बेस पर होता है। नहीं हाँ जी सर। तो करेक्ट क्लेम दैट द सेंसरी एक्सपीरियंस आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल आवर कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज। इसको दिया जॉन लॉक ने। किसने दिया है, जॉन लॉक ने। तो एम्पिरिसिज्म एक्सपीरियंस की बात करता है। उसके बाद है एग्जिस्टेंशियलिज्म, जिसको अस्तित्ववाद कहा गया है। क्या कहा गया है, अस्तित्ववाद। क्या बोल रहा है, इट इज ए फिलोसफी दैट बिलीव इन द इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, फ्रीडम एंड चॉइस। तो जो एग्जिस्ट करता है उसकी बात करता है, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, फ्रीडम, चॉइस की बात ये करता है, ऐसे फिलोसफी। और नौवां जो फिलोसफी है उसको बिहेवियरिज्म बोला गया, आचरणवाद। तो इसमें दो चीजें की बात की गई, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ एक्सरसाइज प्रैक्टिस की बात करता है और लॉ ऑफ इफेक्ट पनिशमेंट की बात करता है। क्लियर है, तो बस इसी को याद रखिएगा, इसी से आपका काम सारा हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं टीचिंग बुक में, एक एक करके आराम आराम से इसको पढ़ते हैं। आइएगा जी, क्या बोल रहा है, कह रहा है मेजर फिलोसफीज एंड अप्रोचेज इन एजुकेशन फिलोसफी इज अ वास्ट सब्जेक्ट। बोला बहुत वास्ट सब्जेक्ट है ये, बिल्कुल सही। कह रहा ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन सच एज एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, करिकुलम, टीचिंग मेथड, टीचर, टेक्स्ट बुक, डिसिप्लिन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिलोसफी। ये सारी चीजें किससे, फिलोसफी से बनाई गई है। बोल रहा है कीपिंग इन द व्यू दैट एग्जामिनर नाउ टेंड्स टू आस्क मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स इन अ सिंगल क्वेश्चन, फिलोसफीज बिकम इंपॉर्टेंट। अब बोल रहा है भाई साहब इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एग्जामिनर अलग अलग तरीके से एक पहलू को अलग अलग तरीके से पूछेगा, तो फिलोसफीज क्या हो गया है, इंपॉर्टेंट हो गया है। आइए, तो बोला 3 बेसिस है एजुकेशन का, कौन कौन सा देखिएगा। सबसे पहले बोला क्या, 3 बेसिस ऑफ एजुकेशन। द एजुकेशनल प्रोसेस इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चंस पे एजुकेशन का प्रोसेस डिसाइड होता है। क्या, व्हाई, हाउ एंड व्हाट। ठीक है, कह रहा है हियर इज द क्वेश्चन व्हाई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाई जिसका सब क्लियर है उसका सब कुछ क्लियर है। कह रहा है दिस इज आंसर्ड बाय फिलोसफी, ये किसके द्वारा गया है, फिलोसफी के द्वारा। द हाउ इज डिसाइडेड बाय द साइकोलॉजी एंड द व्हाट इज डिसाइडेड बाय द सोशल नीड्स। सोशल नीड्स के द्वारा क्या किया गया है, व्हाट डिसाइड किया गया है। तो कह रहा है हेंस एजुकेशन इज द बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ फिलोसॉफिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल बेसिस। सो एजुकेशन को 3 बेसिस पे डिवाइड किया गया, फिलोसॉफिकल, साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल बेसिस पे। कह रहा देयर आर मेनी फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन हैव बीन मेंशन्ड बिलो। और कुछ फिलोसफीज नीचे आपको दी गई हैं जिसकी चर्चा हमें करनी है। आइए, सबसे पहला क्या, आइडियलिज्म। आइडियलिज्म क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या द वर्ड आइडियलिज्म हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द आइडियल। आइडियल होता है ना, हमारे आइडियल हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, तो ये सारी चीज कौन है, हमारा आइडियल है। कह रहा है आइडियल से आया क्या, आइडियलिज्म। कह रहा है इट इज बेसिकली अबाउट माइंड एंड सेल्फ। किसके लिए है, माइंड और सेल्फ के लिए। दैट इज एक्चुअली स्पिरिचुअलिज्म। क्या है, स्पिरिचुअलिज्म की बात करता है। क्लियर है बात जी सर। द यूनिवर्स, माइंड और गॉड इज सेंट्रल इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। गॉड इज द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन एंड नॉलेज।
स्पिरिट एंड माइंड कॉन्स्टिट्यूट रियलिटी। भगवान ही क्या बोला, देखो किसी बात की है, पूरा यूनिवर्सल जो है वो पूरा यूनिवर्स गॉड के ऊपर डिपेंड करता है नहीं, और उन्हीं के बेसिस पर वर्ल्ड चलता है। पूरा गॉड जो है वही है, हर क्रिएशन के जो क्रिएट हुआ है दुनिया में वो भगवान है उसके रचयिता नहीं। हाँ जी, कह रहा वैल्यूज आर एब्सोल्यूट इटर्नल एंड अनचेंजिंग, रियल नॉलेज इज परसीव्ड इन माइंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द नॉलेज गेन थ्रू दिस सेंसेस। पूरा जो रियल नॉलेज आप लेंगे ना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो सेंसेस के थ्रू नॉलेज गेन करते हैं वो। कह रहा मैन हैज ए सुपीरियर नेचर दैट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल कल्चर, मोरालिटी एंड रिलीजन। सो फ्रोबल, कांट, प्लेटो, स्वामी दयानंद, विवेकानंद एंड श्री अरबिंदो आर द मेन प्रोपोनेंट्स ऑफ आइडियलिज्म। तो आइडियलिज्म के ये प्रोपोनेंट्स हैं। अब दूसरा देखिएगा नेचुरलिज्म, या इसी को बोलते हैं रियलिज्म। ठीक है, कह रहा है कॉन्ट्रारी टू द आइडियलिज्म, आइडियलिज्म के कॉन्ट्रारी है। नेचुरलिज्म इज द फिलॉसफी विद द बिलीफ दैट द नेचर अलोन रिप्रेजेंट्स द एंटायर रियलिटी। वो बोले भगवान पे भरोसा करो, ये बोल रहे भाई साहब ऐसा है, भगवान नहीं होते, नेचर सब कुछ है, जो प्रकृति है वही सब कुछ, उसी पे सब कुछ निर्भर करता है। कह रहा है ह्यूमन लाइफ इज अ पार्ट ऑफ नेचर, ह्यूमन लाइफ भी क्या है, नेचर का पार्ट है। इज ए सेल्फ सफिशिएंट एंटिटी हैविंग इट्स ओन नेचुरल मैटर, नेचुरल फोर्स एंड नेचुरल लॉज। कह रहा है इट्स एम्फेसिस इज ऑन मैटर एंड द फिजिकल वर्ल्ड, इसका उसका एम्फेसिस किस पे है, मैटर पे और फिजिकल वर्ल्ड पे। कह रहा है डज नॉट बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी एंड सुपरनेचुरलिज्म, ये सुपरनेचुरलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म पे बिलीव नहीं करते हैं। आवर सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज एंड नेचर इज द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज। नेचर क्या है, हर सोर्स का नॉलेज, नॉलेज का सोर्स है। कह रहा माइंड, बोल रहा है माइंड इज subordinate to nature, the educative process must be pleasurable set in natural surroundings। इसके मेन प्रोपोनेंट्स कौन है, द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ नेचुरलिज्म द टैगोर, रसोइन और हर्बर्ट स्पेंसर। क्लियर है बात। हाँ, अब देखिए इसके चार्ट में डिफरेंस पढ़ते हैं, आइए क्या देख रहे हैं, ये देखिए ऑल मटेरियल थिंग्स आर एक्सप्लेनेबल। देखिए आइडियलिज्म बोल रहा है सारे मटेरियल थिंग्स को एक्सप्लेनेबल है। अल्टीमेट रियलिटी इज स्पिरिचुअल, जो रियलिटी क्या है, स्पिरिचुअल में रियलिटी है। नेचर पोजेज मीनिंग एंड पर्पस, बोलता है नॉलेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेंस ऑफ एक्सपीरियंस, स्टार्ट विद द आइडिया एंड एंड्स विद द थिंग, यूनिवर्स एज बीइंग मेड ऑफ माइंड और रीजन, माइंड की वजह से ये चलता है। तो आइडियलिज्म इज ऑल अबाउट गॉड, द हाई रिगार्ड ऑफ इंडिविजुअलिटी फॉर फ्रीडम इन एजुकेशन। रियलिज्म के बोली देख लीजिए, बोल रहा है प्रोपोजिशन आर ट्रू ओनली इफ दे आर कॉरेस्पॉन्ड विद नॉन फैक्ट, अगर नॉन फैक्ट है तभी वो आपका ट्रू है। कह रहा फिजिकल मैटर इज द अल्टीमेट रियलिटी, फिजिकली होना चाहिए, ये भगवान पे बिलीव नहीं करते, बोलता है फिजिकल मैटर। नेचर एंड साइंस आर द रियल, साइंस को ये रियलिटी मानता है। बोल रहा है नॉलेज इज डिराइव थ्रू दिस सेंस एक्सपीरियंस, नॉलेज किसके द्वारा, सेंस के एक्सपीरियंस द्वारा होता है। स्टार्ट विद अ थिंग टू एंड अप विद द आइडिया, कोई सी चीज शुरू करेगा और एंड अप करेगा एक आइडिया से। और एन अटेम्प्ट टू पोर्ट्रे लाइफ एज इट इज, रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल एजुकेशन। तो ये आइडियलिज्म आदर्शवाद की बात, रियलिज्म वास्तविकतावाद की बात करता है। अब आ जाइए प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म क्या कहता है, प्रैग्मेटिज्म जो है उसको बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, देखिएगा प्रैग्मेटिज्म इज बेसिकली ग्रीक वर्ड दैट मींस प्रैक्टिस और एक्शन। Here the key word is utility, क्या है कीवर्ड, यूटिलिटी। Whatever is useful is good and whatever is good is useful, बोल रहा है भाई जो यूजफुल है वही सही है, वही जो सही है वही यूजफुल है। अब pragmatist lives in a world of facts, तो pragmatism focuses on activity or doing। कह रहा there are no absolute values in life, कोई absolute value नहीं है लाइफ में। Truth is created during the course of experience। Humans are active beings and ability to solve their problems through the logic of experiment and scientific method। तो बोल रहे भाई साहब यहाँ कोई भगवान नेचर वगैरह बात नहीं है, जो ह्यूमन करते हैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे करते हैं, जो करते हैं उसी से वो सीखते भी हैं। समझ आई बात। हाँ जी सर, क्या कह रहा है, कह रहा है द मेन थिंकर्स आर जॉन डीवे, किलपैट्रिक, मीड एंड सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ दिस फिलॉसफी। फिलॉसफी के जॉन डीवे, किलपैट्रिक और मीड है। ये देखिए चार्ट में देखिए क्या बोल रहा है, प्रैग्मेटिज्म मतलब प्रैग्मेटिज्म इज द प्रैक्टिकल फिलॉसफी। क्या है, प्रैक्टिकल फिलॉसफी। कह रहा है इट एम्स डेवलपिंग एफिशिएंसी पीपल थ्रू द एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस की बात करता है ना। एजुकेशन शुड इनेबल द चाइल्ड टू सॉल्व डेली प्रॉब्लम्स एंड लीड अ बेटर लाइफ। वर्क फिलॉसफी की बात करता है, एक्टिविटीज लाई एट सेंटर ऑफ ऑल एजुकेटिव प्रोसेस। ठीक है, अब आ जाइए कंस्ट्रक्टिविज्म पे। देखिएगा
कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहता है? कंस्ट्रक्टिविज्म बोल रहा है जीन पियागेट और जेएस ब्रूनर दिया, फॉर लर्नर एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज, Brunner believed that the learning involves active processing of the information and each individual actively organize and construct the knowledge itself. हर कोई खुद से नॉलेज ग्रैब करता है, नहीं? कंस्ट्रक्टिविज्म यही कहता है कि लर्नर खुद से कंस्ट्रक्ट करता है क्या? नॉलेज. Educational psychology believe that there are development stage for the knowledge organization. According to Jean Piaget, accommodation and assimilation are to basic learning. A learner develop new schema through accommodation and new experience are assimilated into already existing schema or they may be accommodated by creating new schema. अब देखिए आपको पढ़ेंगे अभी चार्ट में, लेकिन accommodation और assimilation का मतलब समझिए. assimilation का मतलब होता है भाई जो नॉलेज मेरे पास है उसको हम उसी बेस पर देखें और उसी माइंडसेट के साथ एक्सेप्ट कर ले. लेकिन एकोमोडेशन में होता है कि हम कुछ नॉलेज को नए माइंडसेट के साथ एक्सेप्ट करेंगे. क्लियर है बात? हाँ जी. जैसे हमको कोई बताया भाई कि 4 पैर वाला कुत्ता होता है, ठीक है, हम मान लिए, ठीक, लेकिन जैसे ही हम बिल्ली को देखे हमको लगा यार ये भी तो 4 ही पैर वाला है, तो हम फिर उसको नए माइंडसेट के साथ एक्सेप्ट किए क्या कि सर ये 4 पैर वाला सिर्फ कुत्ता नहीं बिल्ली भी होता है. तो जो नया माइंडसेट के साथ एक्सेप्ट किए दैट इज एकोमोडेशन, और जो पुराना नॉलेज के साथ हम रह रहे हैं एग्जिस्टिंग माइंडसेट के साथ दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन. अब देखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंस्ट्रक्टिव, देखिए क्या बोल रहा है. कह रहा है स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन द पास्ट एंड प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस. ठीक है, कोलैबोरेटिव लर्निंग यहाँ पे इनकरेज किया जाता है. स्टूडेंट आर एक्टिवली एंगेज्ड इन डिजाइनिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस. स्टूडेंट में हैव मेजर रोल इन डिसाइडिंग व्हाट इज लर्न. बोल रहा है स्टूडेंट के पास मेजर रोल है कि वो क्या लर्न करते हैं. फोस्टर क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, मल्टीपल टाइप्स ऑफ असेसमेंट यूटिलाइज्ड. ठीक है जी सर. अब आ जाइए, ये देखिए एसिमिलेशन और एकोमोडेशन का चार्ट है, बड़ा अच्छे तरीके से समझ में आपको आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा. एसिमिलेशन डेफिनेशन क्या बोल रहा है? इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ समथिंग थैंक्स टू न्यू बट कॉन्ग्रुएंट इन्फॉर्मेशन. देख रहे हो एग्जिस्टिंग नॉलेज को ही इंप्रूव कर रहा है. यहाँ देखिए एकोमोडेशन बोल रहा है अमेंडिंग एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ समथिंग थैंक्स टू न्यू इन्फॉर्मेशन दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स प्रीवियस थिंकिंग. तो बोल रहा है भाई साहब ये एसिमिलेशन में पुराना नॉलेज है उसी को हम इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम एकोमोडेशन की बात करते हैं तो वहां पुराना नॉलेज के साथ हम नए माइंडसेट के साथ नए नॉलेज के साथ इसको एडिशन करते हैं. ठीक है जी. हाँ जी सर. अब चलिए चलते हैं ह्यूमनिज्म पर. ह्यूमनिज्म मानवतावाद को कहा गया है. देखिए सॉरी क्या कह रहा है ह्यूमनिज्म? कह रहा है इट इज अ रीजनेबल बैलेंस इन लाइफ and regards human as the center and measure all the activities. क्या बोला? बैलेंस करने के लिए. मानवतावाद बोल रहा है लाइफ को और ह्यूमंस को मैनेज करने के लिए इसका ये फिलोसफी दी गई है. कह रहा है ह्यूमनिज्म बिलीव इन इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन के कल्याण की बात यहाँ की गई है. कह रहा है द लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बींग शुड बी ट्रांसफॉर्म्ड सो दैट the welfare of the all becomes the goal and the form of the learning is on self actualization. It advocates cooperation, mutual tolerance and social understanding. देख लीजिए. अब देखिए ह्यूमनिज्म क्या बोला? इज अ स्टूडेंट सेंटर. क्या है? अ स्टूडेंट सेंटर है. फिलोसफी दैट फोकस्ड ऑन एनहांसिंग वंस इनेट गुडनेस. रिजेक्ट कर रहा है आइडिया ऑफ ग्रुप को. ठीक है, ये देखिए. और क्या है? फिलोसफी आल्सो बिलीव दैट द स्टूडेंट शुड बी actively involved with their education on the all levels and a student should be able to make choices about what they will be learning. तो ह्यूमनिज्म ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए मानवतावाद की बात करता है कि भाई मानव कैसे कल्याण रह सके. रैशनलिज्म बोलता है क्या? दिमाग की बात करता है रैशनलिज्म. नहीं, देखिए कह रहा है रैशनलिज्म कैन क्लेम दैट देयर आर सिग्निफिकेंट वेज इन विच आवर कॉन्सेप्ट्स एंड नॉलेज आर गेन्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ सेंस एक्सपीरियंस. कह रहा है देखिए रैशनलिज्म क्या है? रैशनलिज्म इज एन एपिस्टेमोलॉजिकल पोजीशन व्हिच, एक मिनट, ये देखिए क्या बोल रहा है? रैशनलिज्म क्या है? इज एन एपिस्टेमोलॉजिकल पोजीशन है इन विच रीजन इज सेड टू बी प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज सुपीरियर टू दी सेंसेस. तो सेंसेस से ज्यादा नॉलेज को वैल्यू दिया गया है. कह रहा है इन जनरल रैशनलिस्ट बिलीव दैट abstract reasoning can produce undeniable absolutely certain truth about nature, existence and whole reality. तो रैशनलिज्म दिमाग की बात की गई है, नॉलेज की बात की कि बोला सबसे ज्यादा क्या रैशनल चीज है, दिमाग से जो काम करते हैं वो सबसे ज्यादा बेस्ट है. क्लियर है बात? हाँ जी सर. अब एम्पिरिसिस्ट रियल लाइफ एक्सपीरियंस की बात कर रहा है. आइए देखिए क्या बोल रहा है. एम्पिरिसिस्ट क्लेम दैट द सेंस एक्सपीरियंस इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ आवर कॉन्सेप्ट्स एंड नॉलेज. जो सेंस का एक्सपीरियंस है कॉन्सेप्ट्स और नॉलेज के एक्सपीरियंस से आया है. नहीं,
हाँ जी सर। अब देखिए यहाँ पे इम्पेस्ट को बोला था, इम्प्रेसिस्ट होल्ड दैट द ऑल नॉलेज कम्स थ्रू दी सेंसेस नॉट थ्रू दी रीजन। सारा जो नॉलेज है वो कैसे आया, सेंस के थ्रू आया। ऑल नॉलेज इज पोस्टरी नॉलेज है। इम्प्रेसिस्ट डिनाई दैट वी आर बोर्न विद द इनेट आइडियाज, रादर वी आर बोर्न विद अ माइंड दैट अ ब्लैंक स्लेट। अच्छा, इम्प्रेसिस्ट बोलता है भाई साहब ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत सारे आइडियाज लेके जन्म लिए हैं, हम लोग माइंड के साथ जन्म लिए हैं जो ब्लैंक है, खाली है। अब यहाँ के हम लोग उसको सही करते हैं। द आइडिया दैट वी आर बोर्न विद द इनेट आइडिया इज नॉट नेसेसरी एक्सप्लेनिंग आवर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है जी सर। आइए नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या बोल रहा है, बोल रहा है इट इज अस्तित्ववाद की बात कर रहा है। इट इज अ फिलॉसफी दैट एम्फसाइज इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, फ्रीडम और चॉइस। फ्रीडम और चॉइस की बात कर रहा है, यूनिकनेस और आइसोलेशन की बात कर रहा है नहीं। देखिए क्या बोल रहा है, देखिएगा, ऑफ द इंडिविजुअल एक्सपीरियंस इन अ हॉस्टाइल ऑफ डिफरेंट यूनिवर्स रिगार्ड्स ह्यूमन एग्जिस्टेंस एज अनएक्सप्लेनेबल एंड स्ट्रेस फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात कर रहा है। रिस्पांसिबिलिटी फॉर द कंसिक्वेंस ऑफ वंस फैक्ट। ये देखिएगा एग्जिस्टेंशियलिज्म बोल रहा है, व्हाई डू वी एग्जिस्ट, वेल आई कांट स्पीक फॉर यू बट आई हेयर ऑफ द मग्न करता। ठीक है, तो ये देखिए बोल रहा क्या है, द इंडिविजुअल इज रिस्पांसिबल फॉर गिविंग लाइफ द मीनिंग। हर इंडिविजुअल अपने के लिए क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल है। तो आप अस्तित्ववाद की बात कर रहे हो, जब आप एग्जिस्ट करते हो तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन, खुद आप हो। कह रहा लाइफ शुड बी लाइव्ड सिंसियरली एंड पैशनेटली इन स्पाइट ऑफ ऑब्स्टेकल, डिस्पेयर, alienation एंड बोर्डम। लाइफ शुड बी लिव सिंसियरली, जीना चाहिए लाइफ को, बिल्कुल सही। कह रहा एम्फेसिस ऑन कंक्रीट ह्यूमन एक्सपीरियंस, रिएक्शन अगेंस्ट द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी रिजल्टिंग फ्रॉम द साइंस एंड फिलोसफी। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है वो एग्जिस्टेंस, फ्रीडम और चॉइस की बात करता है। आ जाइए बिहेवियरिज्म, आचरणवाद नहीं। हाँ जी सर, कह रहा है इट एज्यूम्स दैट द लर्नर इज ए पैसिव ऑर्गेनिज्म who may be conditioned to learn new behavior, therefore the learning should be explained by change in observable behavior. E.L. Thorndike postulated the law of exercise and law of effect. Law of exercise क्या था सर, repeating a conditioned response would strengthen bond between the stimulus and stimulus response की बात करता है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज इन अदर वर्ड्स प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस की बात करता है कौन, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। और लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है, लॉ ऑफ इफेक्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। ये किसकी बात कर रहा है, पनिशमेंट की बात कर रहा है। प्लेजर्स एंड पेन रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रीवियस बिहेवियर डिसाइड द फ्यूचर बिहेवियर। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज स्टिमुलस रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ इफेक्ट आपका पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट की बात। क्लियर है बात जी सर। ये देखिए ये चार्ट है, इसको देखिएगा फटाफट और फिर इसका खत्म करते हैं। इसमें कुछ नहीं है, थ्योरी ऑफ बिहेवियर बेस्ड ऑन द किस पे है, ये देखिएगा, आइडिया दैट ऑल बिहेवियर्स आर रिक्वायर्ड थ्रू द कंडीशनिंग, बिलीव दैट अननेसेसरी स्पेक्युलेट अबाउट द इंटरनल मेंटल प्रोसेस बेस्ड ऑन द बिलीव दैट द बिहेवियर कैन बी मेजर्ड, ट्रेंड एंड चेंज्ड। ठीक है, और देखिए स्टिमुलस, एज्यूम और लर्नर्स आर पैसिव, रिस्पोंडिव एंड एनवायरनमेंट। तो ये बेसिक चीजें आप चार्ट देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। यहाँ भी वही चीज है, इसको छोड़िए आगे बढ़िए। आइए देखिए ये जो इसको देखिए, ये बड़ा ध्यान चीज है, आपको फोटोज में दिख रहा होगा क्लियरली तरीके से। इसको बोलते हैं एसेंशियलिज्म, जो जरूरत की चीजें। यूटिलाइजिंग द ग्रेट बुक्स, इसको बोलते हैं पैरेललिज्म। प्रोग्रेसिव मतलब लर्निंग बाय डूइंग, इसको प्रैग्मेटिज्म भी कहते हैं। क्या हो रहा है यार, एग्जिस्टेंशियलिज्म बोलते हैं इंडिविजुअल चॉइस को। बिहेवियरिज्म मॉडिफाई करना बिहेवियर को। कंस्ट्रक्टिविज्म होता है क्या, होता है कंस्ट्रक्टिव मीनिंग को, और रिकंस्ट्रक्टिव मतलब हैविंग सोशल इनफॉर्म। अब आइए इसको अगर एक एक वर्ड में पढ़ा जाए, एक एक वर्ड में खत्म करें तो कैसे पढ़ेंगे, ये देखिएगा। आइडियलिज्म माइंड से रिलेटेड, रियलिज्म फैक्ट से रिलेटेड, स्कॉलास्टिकिज्म ट्रेडिशन से रिलेटेड, थॉमिज्म कॉम्बिनेशन ऑफ फेथ एंड रीजन, pragmatism growth in efficiency, existentialism intensity of feeling and post modernism ending domination cultural assignment। ये भी होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। समझ के बाद, हाँ जी सर। तो ये था जी फिलोसफीज ऑफ टीचिंग। आगे मिलेंगे एक लेक्चर आई थिंक और होगा जिसमें हम ह्यूमन मेमोरी की चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हाँ, एक लेक्चर और होगा जिससे हम ह्यूमन मेमोरी खत्म करेंगे और टीचिंग हमारी हो जाएगी जी खत्म। समझ में आ गई बात जी सर। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।